तो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और फिलहाल वन लाइन फैक्ट के अंतर्गत जो भी हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कशन किया हुआ है उसका हम निचोड़ और सारांश यहाँ पर समझ रहे हैं। कल बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई थी, आगे का जो डिस्कशन है वो हम इस पार्ट में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो कल हमने समझा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, जिससे कि यहाँ पर आगे के जो फैक्ट दिए गए हैं वो आपको आसानी से समझ आएँ। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसके अलावा मेथेन जो होती है यानी कि CH4, ये भी इसके लिए उत्तरदायी है, इसको हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होती है, और इस सीरीज के बाकी जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड जैसे कि NO है, NO2 है, इस तरह से ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसके अलावा जलवाष्प के अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, और इसमें होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो ये गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ज़्यादा उत्तरदायी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए यहाँ पर एक प्रोटोकॉल की बात कही गई है, इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो में ये प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच इसमें करार किया गया था। तो इसी कारण से क्योटो में संपन्न हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। और किससे संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो उपाय करना चाहिए उसके बारे में ये प्रोटोकॉल निर्धारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो देखिए, ओजोन छिद्र जो है वो सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था और अंटार्कटिका के ऊपर ही इसका सबसे ज़्यादा निर्माण हो रहा है इस छिद्र का। तो ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल जो है कनाडा के अंतर्गत आने वाला एक शहर है और वहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? देखिए, बहुत सारे वर्णक होते हैं, अलग अलग रंगों के वर्णक होते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे की हरे पत्तियां भाग लेती हैं और उसमें एक वर्णक पाया जाता है, इसको हम हरितलवक या क्लोरोफिल कहते हैं। इसी तरह से जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके दुष्प्रभाव से बचाने वाला एक वर्णक होता है वनस्पतियों में, जिसका नाम है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड ये आपको याद रखना है। कैरोटीनॉइड उस वर्णक का नाम है जो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। अगला फैक्ट, यूएनईपी एक संस्था है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी शहर में है और ये केन्या के अंतर्गत आता है शहर। तो केन्या में नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? देखिए, अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग मार्क दिया जाता है। और इसी तरह से एग मार्क होता है और ग्रीन मार्क, रेड मार्क इत्यादि होते हैं। इसी तरह से एक मार्क होता है जिसको हम बोलते हैं इको मार्क। तो इको मार्क क्या है? इको मतलब कि पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मतलब कि पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भारतीय उत्पाद भारत में या फिर कहीं उत्पादित किए जा रहे हैं, तो इन उत्पादों पर जो मार्क दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इको मार्क। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वगारी माथाई, ये नाम दिया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता का, तो किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो इन्होंने धारणीय विकास, जो धारणीय विकास होता है उसकी अवधारणा को समझाया, इसी के योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है आपको।
आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग, इनके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जुगाली कहलाता क्या है, एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे कुछ जंतु होते हैं जो अपना भोजन करने के बाद अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जैसे कुछ चबा रहे हों, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है। ये क्या करते हैं, अपना भोजन करने के बाद दिन भर अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो इस घटना को हम बोलते हैं जुगाली करना। और जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनमें एक प्रकार का आमाशय पाया जाता है, जिस कारण से जुगाली करते हैं। उस आमाशय को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट आमाशय। और ऐसे पशुओं को, जुगाली करने वाले पशुओं को रूमिनेंट पशु कहते हैं। तो जुगाली करने वाले जो पशु हैं वो किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, तो वो ग्रीन हाउस गैस का नाम है CH4 यानी कि मैथेन। मैथेन का उत्पादन ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। आपको उनका नाम बताना है, तो नाम है जोसेफ फॉरियर। इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा के बारे में डिस्कशन किया था और संकल्पना प्रस्तुत की थी, जोसेफ फॉरियर। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। देखिए कार्बन, पूरी तरह से कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, ऐसे राज्य का नाम बताना है, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो कि कार्बन मुक्त बन गया है। आगे बढ़ते हैं, EPA का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है EPA का पूरा नाम क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और यह पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। कहाँ का संगठन है, अमेरिका का। नाम है EPA, इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है वो ओस्लो नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। आगे लिखा हुआ है सलीम अली कौन थे। तो सलीम अली के बारे में आप जानते होंगे, छोटी क्लासेज में एक इनका चैप्टर दिया गया है सलीम अली के बारे में। तो सलीम अली जो थे वो एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। कौन, सलीम अली। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट डेट्स और ईयर्स से संबंधित हमने एक यहाँ पर वीडियो आपके लिए तैयार किया हुआ है। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 5 जून को हम हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये कब से प्रारंभ किया गया था, 1973 से ये प्रारंभ किया गया था। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो महोत्सव है इसका नाम है वन महोत्सव। ये जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था। तो 1950 की बात कही जा रही है और समय एक योजना चलाई गई थी अधिक पेड़ उगाओ। ये अभियान किसने उद्घाटन किया था इसका, तो KM मुंशी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है, आपको यहाँ पर उनका क्वेश्चन नहीं मिल पाया। क्वेश्चन है कि मेधा पाटेकर कौन है। मेधा पाटेकर कौन है, तो मेधा पाटेकर पर्यावरणविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नाम। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थक जो हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम क्या है, ग्रीन पीस। इसके बाद लिखा हुआ है ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये जो पुरस्कार है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है।
इसके बाद ISO 14001 क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, जिसका नाम है ISO, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से ये प्रारंभ हुआ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं और फील्ड वर्कर होते हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और कब से प्रारंभ हुआ था? 1998 से ये प्रारंभ हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके राइटर का नाम बताना है, WM एडम्स। WM एडम्स जो हैं वो ग्रीन डेवलपमेंट बुक के राइटर हैं। इसके बाद हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो ग्रीन इंडेक्स होता है वो विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते होंगे, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। अगर आप डेली हमारी जो क्लासेज आ रही हैं पर्यावरण से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर डेली अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आसानी से क्लियर कर पा रहे होंगे और उनका उत्तर आपको पता होगा। तो जो लोग कंटिन्यू अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उनके लिए सुझाव है कि प्रतिदिन हम आपके लिए यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी घर बैठे ही आराम से करते रहें। आप अपने समय को गंवाएं मत और समय का सही उपयोग करें। आगे लिखा हुआ है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वो कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम शॉर्ट में MIC बोलते हैं, इसका रिसाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो देखिए CFC जो है उसके माध्यम से ही ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसी मॉन्ट्रियल कनाडा का जो प्रोटोकॉल था उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल बना था। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको पता होगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ था। इसके अलावा जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो 1974 में आया था, और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में आया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लागू हुआ था। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में लागू किया गया था। इसके अलावा मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो मीठे पानी की कल्पसर नाम की जो परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। और कहाँ पर? गुजरात में खंभात की खाड़ी में, जिसमें कि नर्मदा नदी गिरती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? तो पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है। आपको याद रखना है, पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है। तो हरित मंत्रालय के नाम से कभी कभार किस मंत्रालय को जाना जाता है, तो हरित शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण की बात कही जा रही है, यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है उसको हरित मंत्रालय के नाम से यदा कदा प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। तो भारतीय वन सेवा जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जल में जो लवण होते हैं, जो कठोरता वाले लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इनको दूर कर सोडियम लवण के रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है और कठोरता को दूर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जल का मृदुकरण। और आज का हमारा जो अंतिम फैक्ट है वो है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। तो अलग अलग विधियां होती हैं कठोर जल को मृदु करने की, उसमें से एक विधि ये है, समुद्री जल को हम अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसका आसवन करते हैं। आसवन विधि जो है इसके माध्यम से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा यहीं पर संपन्न होता है। आगे के जो फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।